नमस्कार साथियों, आपके अपने पसंदीदा पॉडकास्ट में आज सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। जितने भी स्टूडेंट्स और ज्योतिष के प्रेमी हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ रहे हैं और जुड़े हैं, आज डायरी और पेन निकाल कर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा धांसू सीक्रेट वाला चैप्टर खोलने वाले हैं जिससे आप किसी के भी होने वाले लाइफ पार्टनर की पूरी जन्म कुंडली और उसका असली बिहेवियर, यानी कि जो जीवन साथी होंगे उनका बिहेवियर चुटकियों में डिकोड कर लेंगे। आज का हमारा टॉपिक है नवमांश कुंडली, यानी हमारे D9 चार्ट में दारा कारक ग्रह का अलग अलग घरों में बैठना और उसके वो अनसुने सूत्र जो आपको आम किताबों में बिल्कुल नहीं मिलने वाले। लड़के अपनी होने वाली पत्नी के लिए और लड़कियां अपने होने वाले पति के लिए इसे बड़े आराम से देख सकते हैं। अब जो स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं उनके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिर ये दारा कारक किस चिड़िया का नाम है। तो देखिए, वैदिक ज्योतिष में बहुत ही सिंपल सा एक नियम है कि राहु और केतु को साइड में हटाकर बाकी के जो हमारे 7 मुख्य ग्रह बच गए, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इनमें से जिस भी ग्रह की डिग्री आपकी कुंडली में सबसे कम, यानी कि लोवेस्ट डिग्री होती है, सबसे कम डिग्री जिस ग्रह को मिली है वही आपका दारा कारक ग्रह बन जाता है। और अब मजे की बात यह है कि जो लोग इस चीज को मिस कर जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये दारा कारक सिर्फ शादी या फिर आपके होने वाले जीवन साथी का सिंबल ही नहीं है, बल्कि ये आपकी आत्मा की गहरी रुचि, यानी कि आपके पर्सनल इंटरेस्ट को भी दिखाता है। मिसाल के तौर पर अगर शनि आपका दारा कारक बन जाए तो जो बंदा है वो दिन रात अपने काम और नौकरी के पीछे दीवाना रहेगा। और अगर बुध दारा कारक हो तो उसके दिमाग में 24 घंटे सिर्फ नए नए बिजनेस के प्लान्स और अर्निंग के आइडियाज ही घूमते रहेंगे। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब हम लगन कुंडली के साथ साथ इस दारा कारक को नवमांश यानी कि D9 चार्ट में देखते हैं। लगन कुंडली तो हमारी फ्री विल और किस्मत का एक मिक्सचर होता है जो बाहर से दिखाई देता है, लेकिन नवमांश कुंडली हमारी आत्मा का वो एक आईना होता है जो हमारे संचित कर्मों और भाग्य का वो सटीक फल दिखाती है जो डेस्टिनी ने हमारे लिए तय कर लिया है और जिसे भुगतना ही भुगतना होगा। कई ज्ञानी आपको ये कहते मिलेंगे कि नवमांश 30 साल की उम्र के बाद एक्टिवेट होता है, पर मैं, चूंकि आप सीख रहे हैं, स्टूडेंट हैं और ज्ञान लेना चाहते हैं ज्योतिष का, तो आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल गलत है। नवमांश आत्मा की कुंडली है और ये आपके जन्म के पहले सेकंड से ही बैकग्राउंड में पूरे तरीके से काम करना शुरू कर देती है। शुरुआत में भले ही आपका पार्टनर लग्न कुंडली के हिसाब से दिखे, लेकिन शादी के बाद जैसे जैसे रिश्ता और गहरा होगा उसका असली रूप और आंतरिक स्वभाव इसी नवमांश से निकलकर बाहर आएगा। यहां हमें महर्षि पराशर के उन नियमों को नहीं भूलना चाहिए जहां ग्रहों की विशेष अवस्थाएं जैसे कि वर्गोत्तम नवमांश, अष्टम नवमांश यानी कि निधनांश, अस्त नवमांश और पुष्कर नवमांश खेल बदल देते हैं, उन्हें भी साथ लेकर चलिएगा। सोचिए, अगर आपका दारा कारक ग्रह जो है वो अगर वर्गोत्तम हो गया, यानी वो लगन और नवमांश दोनों में एक ही राशि में अगर बैठ गया, तो आपकी राशि में अच्छा खासा डिले, आपकी शादी में अच्छा खासा डिले यानी देरी करवाएगा और आपके सामने ऐसे पेचीदा और उलझे हुए सवाल खड़े कर देगा कि आप सर खोजाते रह जाओगे। वहीं अगर ये दारा कारक अपनी शत्रु राशि में चला जाए या नवमांश में किसी ऐसे ग्रह में बैठ जाए, ऐसे घर में बैठ जाए जो खुद सूर्य से अस्त यानी कि कंबस्ट होकर अपनी ताकत खो चुका है, तो समझ लीजिएगा कि दारा कारक पूरी तरीके से पीड़ित हो गया और अब आपके वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में रुकावटें, चुनौतियां और अनचाहत डिले यानी कि देरी आना बिल्कुल लाजमी है, पक्का है। इतना ही नहीं साथियों, दारा कारक लगन कुंडली में जिस भी घर का मालिक होता है, शादी के बाद उस घर से जुड़े सारे फल आपके पार्टनर के जरिए ही आपकी जिंदगी में मटेरियलाइज यानी कि सच होने लगते हैं। जैसे कि अगर चौथे घर का मालिक है आपका दारा कारक लगन कुंडली में, तो आपकी जिंदगी का सारा सुख और दिमाग का सुकून सीधे आपके पार्टनर के मूड पर डिपेंडेंट हो जाएगा। साथ ही अगर नवमांश में दारा कारक का आपके अमात्य कारक यानी कि करियर के ग्रह के साथ में अगर
6 और 8 का षडाष्टक संबंध या 12 का कनेक्शन बन जाए तो फिर शादी के बाद नौकरी और गृहस्थी के बीच में बैलेंस बनाना एक बहुत बड़ा सरदर्द आपके लिए हो जाएगा। जबकि यही दोनों अगर त्रिकोण का संबंध बना लें 159 या आमने सामने 17 का बना लें संबंध, तो आपका पार्टनर आपके करियर के लिए साक्षात एक लक, एक भाग्यशाली साबित होगा। तो चलिए बिना देर किए अपने अपनी कुंडली को खोल लीजिए और देखिए कि इन 7 ग्रहों में से सबसे कम डिग्री वाला आपका दारा कारक ग्रह आपके D9 यानी नवमांश चार्ट में किस घर में जाकर बैठा है। और फिर असली जादू देखिएगा, नोट करते चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आपने जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, नए हैं तो भी और पुराने हैं तो भी। सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा ही आएगा, मुझे पता है। तो लाइक दबाइएगा और अपने और ज्ञानी साथियों में से शेयर कीजिएगा। देखिए, ज्योतिष के मेरे जितने भी आप लोग स्टूडेंट हैं या सीखने वाले हैं, आज हम लगन कुंडली और नवमांश कुंडली के उस गहरे सच को समझने वाले हैं जिसे जाने बिना आपकी कोई भी प्रेडिक्शन सटीक बैठ ही नहीं सकती। देखिए, सरल शब्दों में अगर कहूं तो हमारी लग्न कुंडली हमारी इच्छा शक्ति यानी हमारी फ्री विल और भाग्य का एक ऐसा मिला जुला एक कॉकटेल है जो बाहरी दुनिया को दिखाई देता है। लेकिन जो हमारी नवमांश कुंडली है ना, वो हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्मों का वो पक्का और एक सॉलिड कंक्रीट वाला फल है जिसे विधाता ने हमारी डेस्टिनी में लिख ही दिया है और जो हमें मिलकर भी रहेगा। हमारे ज्योतिष के कई भाई बहन इस बड़ी गलतफहमी में जीते हैं कि नवमांश कुंडली जीवन के 30 साल की उम्र के बाद एक्टिवेट होती है। लेकिन अपने दिमाग में इस बात को आज ही निकाल दीजिए, जैसे मैं पहले कह चुका, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारी आत्मा की कुंडली है जो हमारे जन्म के पहले सेकंड से ही बैकग्राउंड में पूरी तरीके से काम करती है। इसे आप प्रैक्टिकल रूप में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं या शादी के शुरुआती दिनों में होते हैं जब आप, तो ऊपर ऊपर से आपको उनके लगन कुंडली की राशि के लक्षण बाहरी दिखावा नजर आ सकता है कि इंसान कैसा है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने पार्टनर के साथ समय बिताएंगे, आप उनके साथ वक्त बिताएंगे और आपका कनेक्शन और गहरा हो जाएगा, तब जाकर नवमांश कुंडली की राशि और ग्रहों का वो असली छुपा हुआ आंतरिक स्वभाव और उनकी असलियत खुलकर आपके सामने आ जाएगी। अब एक यहां पर प्रो टिप नोट कर लीजिएगा। देखिए, जितने भी वीडियोस बनाता हूं मैं उसमें आप पेन और डायरी साथ लेकर जरूर बैठा कीजिए। मेरी कोशिश रहती है कम शब्दों में छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बहुत टिप्स देता चलो। तो एक प्रो टिप यहां पर नोट कर लीजिए कि इस पूरे ताने बाने को गहराई से डिकोड करने के लिए हमें D9 चार्ट में ग्रहों की कुछ बहुत ही खास और गुप्त अवस्थाओं पर बहुत पैनी नजर रखनी पड़ती है। क्योंकि वर्गोत्तम नवमांश, अष्टम नवमांश, निधनांश भी जिसे कहते हैं, अस्त नवमांश और पुष्कर नवमांश या पुष्कर भाग जैसी बारीक और हिडन पोजीशंस ही वो चाबियां हैं जो किसी ग्रह की असली पावर को अचानक से 10 गुना बढ़ा देती है या फिर उसे पूरी तरीके से कमजोर करके आपके रिश्तों में एक तूफान सा खड़ा कर देती है। दोनों ही तरफ चलती है कहानी। चलिए, दारा कारक के कुछ ऐसे अनसुने और धमाकेदार सूत्रों की बात करते हैं जो आमतौर पर आपको किताबों में तो ढूंढने से नहीं मिलेंगे, एक्सपीरियंस से आते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि यार दारा कारक ग्रह का काम तो सिर्फ इतना ही है कि वो हमारे होने वाले लाइफ पार्टनर के रंग रूप या उनकी आदतों का एक कच्चा चिट्ठा खोल कर रखते। लेकिन सच मानिएगा, कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है। दारा कारक ग्रह जो है वो असल में आपकी खुद की पर्सनल लाइफ का वो सबसे बड़ा सीक्रेट होता है जो ये बताता है कि आपका असली झुकाव, आपका अट्रैक्शन और आपकी पूरे लाइफ की एनर्जी किस तरफ चैनलाइज होने वाली है। इसके अलावा दारा कारक ग्रह की कमजोरी को पकड़ने का एक और अचूक देसी फॉर्मूला बताता हूं। अगर आपका दारा कारक ग्रह नवमांश में अपनी शत्रु राशि में जाकर फंस गया या फिर वो एक ऐसे घर में बैठा है जिसका मालिक खुद सूर्य से बिल्कुल करीब आकर पूरी तरीके से अस्त हो चुका है, तो समझ लीजिए आपका दारा कारक यहां पर पूरी तरीके से पीड़ित हो गया है। जब भी स्थिति बनेगी तो आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम संबंधों की गाड़ी बार बार पटरी से उतरेगी। रिश्तों में अजीब सी रुकावटें फेस करेंगे आप और आपको लाइफ पार्टनर के सुख के लिए एक लंबा और थका देने वाला इंतजार झेलना ही पड़ेगा। साथियों, जब भी आप किसी की शादीशुदा जिंदगी को डिकोड करने बैठते हैं तो सिर्फ ऊपर ऊपर से ये मत देखिए कि दारा कारक नवमांश के किस घर में बैठा है, क्योंकि असली खेल तो राशि स्वामी यानी उसके डिस्पोजिटर खेलता है वहां पर।
जो कि इस पूरी थ्योरी का सबसे मुख्य बिंदु है। इसे इस तरीके से समझिए कि दारा कारक चाहे जितने अच्छे घर में बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, लेकिन अगर उसका मकान मालिक यानी कि नवमांश का राशि स्वामी कुंडली के त्रिक भावों में, मतलब छठे, 8वें और 12वें घर में अगर जाकर छिप गया है, तो समझ लिए कि लाइफ पार्टनर चाहे कितना भी रईस क्यों ना हो या सोने जैसे दिल का क्यों ना हो, वो शादी के आंतरिक सुख में एक अजीब सी कमी या अकेलापन आपको हमेशा देकर रखेगा। हमारे नवमांश कुंडली में जो हमारे आत्मा कारक यानी हमारे आत्मा के स्वामी हैं, जो दारा कारक यानी हमारे जीवन साथी हैं, उनके बीच की आपसी दूरी आपको हर प्रेडिक्शन को बदल कर रख देगी। अगर नवमांश चार्ट में आत्मा कारक और दारा कारक दोनों ग्रहों की आपस में कुश्ती चल रही हो, द्वंद्व चल रहा हो, यानी एक दूसरे से 6-8 की पोजीशन पर बैठे हो, षडाष्टक योग बना रहे हो, या 2-12 की दूरी पर बैठकर 2 और 12 का संबंध बना रहे हो, जिसे द्विद्वादश स्थिति कहते हैं, तो लिख कर रख लो ये बात। पति पत्नी के विचार कभी पटरी पर बैठ ही नहीं सकते, एक ही जगह नहीं बैठ सकते, और हर छोटी मोटी बात पर खिटपिट चलती रहेगी। इसके बिल्कुल उल्टा, अगर आत्मा कारक और जीवन साथी का ग्रह दारा कारक एक दूसरे से अगर 5-9 त्रिकोण संबंध में हो, 1-5-9 आमने सामने हो, तो बिना किसी फालतू मेहनत या जबरदस्ती के प्रयास के भी दोनों के बीच में एक जादुई और अद्भुत आपसी समझ बनी रहती है, और इस तरीके की बनती है कि दुनिया बस देखती रह जाए। तो प्यारे साथियों, इस पॉडकास्ट में हम ज्योतिष के कुछ ऐसे अनसुने और गहरे सीक्रेट्स को अनलॉक करने जा रहे हैं जो आपको किसी आम किताब में ढूंढने से नहीं मिलेंगे। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि कुंडली में दारा कारक ग्रह सिर्फ आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ का स्वभाव और रंग रूप ही दिखाता है, लेकिन सच तो ये है कि ये आपके पिछले जन्म के उन अधूरे कार्मिक ऋण को दिखाता है, डेप्थ को दिखाता है, जो अधूरे थे, जिसे आप पिछले जन्म में चुकता नहीं कर पाए थे। आपका पार्टनर इस जन्म में आपके जीवन में साक्षात वही ऊर्जा या तो आपसे वापस लौटाने आता है या फिर आपसे पुराना हिसाब किताब वसूलने आता है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब आप शादी के लिए कुंडली मिलान करते हैं तो सिर्फ वो 36 गुणों को मिला लेना काफी नहीं। आज का नया और सबसे अनोखा सूत्र ये कहता है कि यदि आपके पार्टनर का आत्मा कारक ग्रह यानी उसकी कुंडली का सबसे ज्यादा डिग्री वाला प्लेनेट और आपकी कुंडली का दारा कारक यानी आपकी कुंडली में सबसे कम डिग्री वाला प्लेनेट अगर एक ही बन जाए दोनों के लिए, यानी उनका तो बिल्कुल हाईएस्ट डिग्री वाला और आपका लोएस्ट डिग्री वाला अगर एक ही ग्रह है, कोई भी कॉमन ग्रह है, या फिर ये दोनों आपस में अगर मित्र राशि में बैठे हैं आपके चार्ट में, तो समझ जाइए कि ब्रह्मांड द्वारा खुद तय की गई एक सच्ची सोलमेट जोड़ी है। और ऐसी स्थिति में शादी के बाद आप दोनों का आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही स्तर पर बड़ी तेजी से भाग्योदय होना तय है। अब एक और बेहद दिलचस्प तकनीकी पहलू को समझिए कि दारा कारक ग्रह आपकी मुख्य जन्म कुंडली यानी कि D1 चार्ट के जिस भी घर का स्वामी होता है, शादी होते उस घर से जुड़े जितने भी फल हैं वो आपके जीवन साथी के माध्यम से आपको जीवन में असलियत बनकर साकार होने लगते हैं। यदि आपका दारा कारक D1 चार्ट में आपके चौथे घर का मालिक है तो आपकी जिंदगी में जितना भी सुख सुविधा, गाड़ियां, मकान और आपकी मानसिक शांति है वो पूरी तरीके से आपके जीवन साथी के व्यवहार और उनके मूड पर टिक जाएगी। इसके साथ ही जब हम नवमांश यानी D9 चार्ट में गहराई से उतरते हैं तो हमें दारा कारक और आपके अमात्य कारक यानी आपके करियर को चलाने वाले ग्रह के आपसी संबंध को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर नवमांश कुंडली में इन दोनों के बीच में आपस में 2-12 या 6-8 का षडाष्टक संबंध बन रहा हो तो शादी के बाद अपने करियर और अपनी मैरिड लाइफ के बीच में बैलेंस बिठाना आपके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द हो जाएगा। जहां पर एक चीज संभालो तो दूसरी बिगड़ेगी। ठीक इसका उल्टा, अगर यही 1-7 का और 1-5-9 का मैंने संबंध जो बताया, तो ये खूबसूरत त्रिकोण संबंध में अगर बैठे तो आपकी लाइफ में आने वाले पार्टनर आपके प्रोफेशन, आपके कामकाज में सीधे तौर पर रॉकेट जैसी एक ग्रोथ और जबरदस्त भाग्योदय लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जरा इमेजिन कीजिए कि आपकी नवमांश कुंडली यानी D9 चार्ट के पहले ही घर में यानी फर्स्ट हाउस में ही आपका दारा कारक ग्रह आकर बैठ गया, यानी पहले घर में अगर आ गया है तो इसका सीधा और सिंपल सा मतलब यह है कि आपका जो होने वाला लाइफ पार्टनर है ना, वो कोई 7 समंदर पार से नहीं आने वाला, बल्कि बहुत हाई चांसेस हैं कि वो आपके ही शहर का होगा, आपके होम टाउन के बिल्कुल आसपास का रहने वाला होगा। यह हो सकता है आपके कॉलेज का कोई पुराना दोस्त निकल आए, या फिर आपके परिवार का कोई करीबी जानकार हो सकता है। अब क्योंकि पार्टनर आपके पहले घर में आ गया है D9 में, तो आप दोनों के बीच में एक ऐसा अटूट और क्रेजी वाला डेडिकेशन दिखेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। एक दूसरे के प्रति जबरदस्त अट्रैक्शन भी होगा।
रिश्ता पूरी तरीके से लॉयल भी रहेगा। और मजेदार बात यहां पर क्या होगी, शादी के बाद आपकी खुद की पर्सनैलिटी में जो निखार आएगा ना, वो अल्टीमेट होगा, क्योंकि आपका पार्टनर आपकी कमियों को सुधारने के लिए और आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगा। और वो खुद भी एक बेहद सफल, सेल्फ मेड और आत्मनिर्भर इंसान होगा, जो आपके जीवन में एक गहरी मेंटल सेटिस्फैक्शन लेकर आएगा। ज्योतिष का एक बहुत गुप्त सूत्र याद रखिएगा साथियों, कि पहले घर का दारा कारक साक्षात आपका प्रतिबिंब यानी आपकी मिरर इमेज होता है, आपकी परछाई ही होता है आपका पार्टनर, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको अपने पार्टनर के सामने कोई मुखौटा रखने की या कोई झूठा दिखावा करने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं पड़ती। आप जैसे हैं वैसे ही पूरी ईमानदारी और बिना किसी बनावट के उनके सामने रह पाएंगे। लेकिन हाँ, इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर आपके स्वभाव में कुछ कमियां या कड़वाहट है, तो बिल्कुल वैसी ही कमियां आपको अपने पार्टनर के भीतर भी हूबहू देखने को मिलेगी, जो केवल समय के साथ आपसे लेन देन और सामंजस्य से ही सुधर पाएंगी। यहां पर आपका पार्टनर आपके लिए कठोर शिक्षक यानी कि एक स्ट्रिक्ट इवैल्यूएटर की तरह काम करेगा, जो अकेले में ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर समाज के सामने भी आपकी छुपी हुई कमियों को बिल्कुल बेबाकी से आईना दिखाकर उजागर कर देगा, ताकि आप लाइफ में एक बेहतर इंसान बन सके। और यही वजह है कि यह रिश्ता आपके पूरे आत्मसम्मान यानी आपकी सेल्फ एस्टीम को पूरे तरीके से रीशेप करके रख देता है। इसी के साथ पहले घर के प्रभाव के कारण आपके साथी के भीतर एक गजब की नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी होगी। थोड़ा सा ईगो या फिर घमंड भी हो सकता है, जिससे उनकी एक अंडर करंट चाहत रहेगी कि घर के जो भी बड़े और मुख्य डिसीजन हो वो मेरी ही मर्जी से तय की जाए। एक और बहुत ही प्रैक्टिकल बात जो मैंने बहुत सारे चार्ट्स में देखी है, कुंडलियों में देखी है, कि इस प्लेसमेंट की वजह से शादी के बाद आप आपके खुद के सामाजिक कद और यहां तक कि आपके फिजिकल अपीयरेंस, आपके रूप रंग और आपके ड्रेसिंग सेंस तक में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव आ जाता है आपके खुद के, क्योंकि आपका पार्टनर आपको लेकर, आपके लुक्स को लेकर बहुत ज्यादा चूजी और पर्टिकुलर होता ही होता है। अब इसी में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि यही दारा कारक ग्रह मेष के नवमांश में यानी एरीज नवमांश में जाकर बैठ जाए तो क्या होगा। यानी घर मैंने आपको बता दिया, मैं इस वीडियो में साथ साथ राशियां भी लेकर चल रहा हूं। अगर D9 में अगर वो मेष राशि में आ जाए, क्योंकि संबंध तो पहले घर से ही कालपुरुष की कुंडली का, तो पहली राशि में यानी मेष राशि में अगर आ जाए, मेष तो मंगल की मूल त्रिकोण राशि की ऊर्जा है, तो आपका जीवन साथी कोई डल या फिर इंट्रोवर्ट इंसान नहीं होगा, बल्कि वो हर काम में नए नए इनिशिएटिव लेने वाला एक बेहद निडर, साहसी, पूरी तरीके से एक्सट्रोवर्ट बंदा हो जाएगा। यह मंगल की फायर के कारण आप दोनों के बीच में एक ऐसा जबरदस्त और मैग्नेटिक फिजिकल अट्रैक्शन यानी शारीरिक आकर्षण देखने को मिलेगा जिसे शब्द बयां नहीं कर सकते। लेकिन बैक स्टोरी में अगर जाएं तो ऐसे पार्टनर का जो बचपन होता है, यानी आपके पार्टनर का जो बचपन है, वो काफी संघर्षपूर्ण, थोड़ा सा ट्रॉमेटिक और कष्टदायी हो सकता है। ये स्थिति कुंडली में एक बहुत ही वाइब्रेंट मांगलिक दोष का रिफ्लेक्शन देती है और इसी फायरी और एडवेंचरस एनर्जी की वजह से आपके पार्टनर को घर में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। वो हाइकिंग करने में, आउटडोर ट्रैवलिंग करने में, पहाड़ों पर घूमने में और नए नए एडवेंचर्स को एक्सप्लोर करने के बेहद शौकीन मिलेंगे ही मिलेंगे साथियों। तो चलिए साथियों, अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जब आपका दारा कारक नवमांश कुंडली के दूसरे घर में जाकर बैठ जाता है। दूसरा घर सीधा सीधा हमारे परिवार, हमारी धन तिजोरी यानी धन दौलत और हमारी वाणी का होता है। तो जैसे ही दारा कारक यहां पर आएगा तो समझ जाओ कि आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिलने वाला है जिसके लिए पूरी दुनिया एक तरफ और उसकी फैमिली एक तरफ होगी। परिवार का घर भी, कुटुंब का भी यही है। शादी के बाद आपके घर में पैसों की ऐसी बरकत होगी, लक्ष्मी जी की ऐसी आवक बढ़ेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपका पार्टनर पैसों के लेन देन और मैनेजमेंट में इतना ज्यादा उस्ताद गुरु होगा कि मुमकिन है कि वो बैंकिंग, फाइनेंस या वेल्थ मैनेजमेंट के सेक्टर से ही जुड़ा हुआ मिल जाए आपको पार्टनर। और उनकी वाणी, उनका बोलने का स्टाइल इतना ज्यादा अट्रैक्टिव और जादुई होगा कि वो न सिर्फ आपका दिल जीतेंगे बल्कि आपके पूरे परिवार को भी अपने मोह पाश में, अपने ऑरा में बांध कर रख लेंगे। एकदम आकर्षक पर्सनैलिटी। इस प्लेसमेंट की सबसे मजेदार और प्रैक्टिकल बात पता है क्या है? यहां जो सच्चा प्यार है ना,
वो सिर्फ हवाई बातों या फिर रोने धोने वाली भावनाओं में नहीं दिखेगा, बल्कि वो दिखेगा बहुत ही सॉलिड चीजों में। जैसे साथ में मिलकर जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाएंगे आप, दोनों की अर्निंग को एक जगह इन्वेस्ट करेंगे, पूल करेंगे, मिलजुल कर तगड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे और अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए यानी घर बनाने के लिए पाई पाई की बचत करेंगे। आपका पार्टनर अपनी फैमिली की रीढ़ की हड्डी बनकर खड़ा रहेगा और हर एक सदस्य को खुश रखने की जिम्मेदारी इतनी बखूबी निभाएगा कि घर में एक कमाल का बैलेंस बन जाएगा। यहां तक कि उनके आने के बाद आपके पूरे घर का खान पान, रहने का ढंग और पूरी लाइफस्टाइल ही एक रंग में ढल जाएगी। एक बहुत ही सीक्रेट और नया सूत्र आपको देता हूं जो शायद आपने कहीं ना सुना। आपका ये जो पार्टनर होगा वो सिर्फ आपके दिल को ही नहीं संभालेगा, बल्कि आपकी जो पैतृक संपत्ति है, आपका जो खानदानी बिजनेस या जमीन जायदाद जो है आपके, उसे टेक ओवर करने, रीस्ट्रक्चर करने, रिफॉर्म करने और एक नए मुकाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। आपके पार्टनर को पारंपरिक बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें, देसी खान पान का बहुत शौक होगा। भारी गहने, पुरानी एंटीक चीजें कलेक्ट करने का भी एक अलग ही क्रेज इनके भीतर देखने को मिलेगा और इसका एक बड़ा ही बारीक और मनोवैज्ञानिक असर आपके ऊपर भी आने वाला है। शादी के कुछ समय बाद आप नोटिस करेंगे कि आपके खुद की वॉइस टोन, आपको बात करने का लहजा और यहां तक कि आपकी खाने की हैबिट्स भी बिल्कुल आपके पार्टनर के कुल खानदान के रंग में रंगने लगी है, ऐसा आप नोटिस करेंगे। यानी आप अनजाने में सही बिल्कुल उनके जैसे बनने लगेंगे। और अगर नवमांश में अगर वृषभ राशि में आ जाए आपका दारा कारक, तो देखिए वृषभ का मतलब होता है स्थिरता, यानी एक ऐसा पार्टनर जिसका स्वभाव बहुत ही शांत और सॉलिड होगा, जहां रोज रोज के मूड स्विंग्स या नखरे देखने को कम ही मिलेंगे। एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है यहां पर। वृषभ राशि में चंद्रमा और राहु का जो एक अनोखा कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो इस रिश्ते के बैकग्राउंड में हमेशा एक अजीब सी इनसिक्योरिटी, एक अनजाना सा चीटिंग का डर या शक की एक बारीक सी परत भी बनाए रखता है। चाहे सब कुछ कितना ही परफेक्ट क्यों ना चल रहा हो, मन के किसी कोने में ये डर बैठा ही रहेगा। खैर, इस साइकोलॉजी से हटकर अगर उनके लुक्स और शौक की बात करें तो ये बहुत बड़ा दिलचस्प है कि ऐसे पार्टनर के हाथों में कोई ना कोई खूबसूरत कोई टैटू, कोई खास सा मार्क, निशान या कोई कमाल की कलाकृति बनी हो सकती है। कला और सौंदर्य के स्वामी शुक्र की राशि होने के कारण उनका पूरा झुकाव इंटीरियर डिजाइनिंग, घर को बिल्कुल पैसे की तरह सजाने और हर चीज को एकदम पार्क की नजर से देखने में इनका इंटरेस्ट होगा। हाँ, एक बात जरूर है कि लाइफ को देखने का जो आध्यात्मिक नजरिया है, जो स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस है, उसे लेकर आपके और उनके बीच में थोड़े वैचारिक मतभेद या ओपिनियन डिफरेंसेस आ सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये एक बहुत ही खूबसूरत और मटेरियलिस्टिकली बहुत ही समृद्ध करने वाली पोजीशन है आपके दारा कारक के लिए। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और कुंडली के उस तीसरे घर को टटोलते हैं जिसे हम साहस, गजब के कम्युनिकेशन और छोटी मोटी प्यारी यात्राओं का भी घर कहते हैं। तीसरा घर, देखिए अगर आपका दारा कारक महाराज इस तीसरे घर में D9 चार्ट में जाकर बैठ गया तो बॉस ये चीज लिख कर रख लीजिए कि आपका लाइफ पार्टनर बहुत ज्यादा साहसी, कमाल के हौसले वाला होगा। जब भी आप लाइफ के किसी बड़े मोड़ पर आकर घबराएंगे या कंफ्यूज होंगे, वो बंदा या बंदी आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा और मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी आपको बिल्कुल सटीक और सही फैसला लेने में मदद करेगा। इस रिश्ते की जो सबसे बड़ी यूएसपी यानी खासियत है, जो इसकी असली चाबी है, वो है आपका कम्युनिकेशन, यानी खुलकर दिल की बात टेबल पर रख देना। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत की कमी हुई या ईगो के चक्कर में अगर बातें बंद हुई तो रिश्तों में दूरियां आते देर भी नहीं लगेंगी। इसलिए इस रिश्ते की असली धड़कन छुपी है आपकी रोजमर्रा की गपशप में। वो जो शाम की चाय की चुस्कियों के साथ में डिनर की टेबल पर बैठकर आप दिन भर की बातें एक दूसरे से शेयर करते हो ना, बस वही इस बॉन्ड को फेविकॉल जैसा मजबूत बना देती है। आपका पार्टनर दिमाग का इतना तेज और संकोच मुक्त करने वाला इंसान होगा कि उसके सामने आते ही आपका सारा डर, आपकी सारी हिचकिचाहट गायब हो जाएगी और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने दिल का हर राज उसके सामने खोलकर रख देंगे। लेकिन यहां एक गुरु मंत्र भी आपको देता हूं। इसी तीसरे घर के कनेक्शन में शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए बोलते वक्त, क्योंकि आपका पार्टनर जितना ओपन माइंडेड है
उतना ही शब्दों को लेकर सेंसिटिव भी है। आपका कहा गया एक भी कड़वा या तीखा शब्द सीधे उनके दिल पर तीर की तरह जाकर लगेगा और हंसते खेलते रिश्ते का माहौल तुरंत बिगड़ जाएगा। एक और बड़े मजे का सूत्र देता हूं जो आपकी आंखें खोल दे शायद। यही पार्टनर सिर्फ आपका लाइफ पार्टनर नहीं बल्कि आपके लिए गजब का मार्केटिंग गाइड या बिजनेस प्रमोटर साबित होने वाला है। अगर आप अपने करियर या काम को लेकर थोड़े से भी सुस्त हैं तो यह आपको नए जमाने के डिजिटल टूल्स, ऑनलाइन स्किल्स और सोशल मीडिया पर खुद को एक बड़ा ब्रांड बनाने के लिए इस कदर पुश करेगा आपका पार्टनर कि आप खुद हैरान रह जाओगे। मुमकिन है कि वो खुद आईटी फील्ड से हो, डिजिटल मार्केटिंग या किसी भी जॉब में हो, ऐसी जॉब में हो जहां दिन भर उंगलियां कीबोर्ड पर चलानी पड़ती हो। वो लिखित संवाद यानी टेक्सटिंग, चैटिंग और सोशल मीडिया मैसेजिंग का बेताज बादशाह भी हो सकता है अपने ऑफिस में। इस भाव का एक और चमत्कारी नया सूत्र यह है कि शादी होते ही आपके पड़ोसियों या दूर के रिश्तेदारों के साथ में आपके रिश्तों की पूरी दिशा और दशा बदल जाएगी। लेकिन हाँ, सिक्का अगर उछला तो उसका दूसरा पहलू भी देखना होगा। वहां पर एक छोटा सा नेगेटिव सूत्र यह भी उभर कर आता है कि आपके जीवन साथी का आपके छोटे भाई बहन या पड़ोसियों के साथ में एक वैचारिक टकराव, थॉट प्रोसेस को लेकर के ईगो क्लैश या थोड़ी दूरी उनमें रह सकती है। इसलिए आपको अपनी साझेदारी में उन्हीं के साथ समझदारी से बैलेंस करके चलना होगा। अब तीसरे घर की जो राशि होती है मिथुन राशि होती है। अगर आपका मिथुन नवमांश में आ जाता है, यानी नवमांश में मिथुन राशि में अगर वो प्लेनेट आ जाता है, इसे डिकोड करें तो दोस्तों मिथुन नवमांश काम तत्व की एक ऐसी द्विस्वभाव वाली, ड्यूअल नेचर वाली एनर्जी है जहां पर कमिटमेंट और विल पावर यानी इच्छा शक्ति तो इतनी कमाल की होती है कि पार्टनर जो ठान ले वो करके दिखाता है। लेकिन इसके साथ ही वो आपके लिए एक टारगेट मास्टर भी बन जाता है। वो आपकी जिंदगी में लगातार नए नए गोल्स, नए नए टास्क और इतने चैलेंजिंग टारगेट सेट कर देगा कि हर पॉइंट पर आकर आप मानसिक रूप से बिल्कुल थका हुआ, बिल्कुल ड्रेन महसूस करने लग जाएंगे। कभी कभी तो आपको अंदर से ये भी फीलिंग आने लगेगी कि यार ये बंदा सिर्फ मेरा इस्तेमाल ही कर रहा है क्या, डाउट होगा। लेकिन घबराइएगा मत, ये उनका आपको आगे बढ़ाने का अपना एक अलग तरीका है। और इसके साथ ही आपका पार्टनर ऐसा जो होगा वो संगीत यानी म्यूजिक का बहुत बड़ा दीवाना होगा। सुरताल की अच्छी समझ होगी उसे। मगर मिथुन नवमांश के एक्टिवेट होते उसके खुद के भाई बहनों के हस्तक्षेप या किसी उनकी वजह से आपकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ शुरुआती चुनौतियों और खटपट देखने को मिल सकती है, जिसके बाद आपको बहुत ही जेंटली और प्यार से आपको डील करने की आदत डाल लेनी चाहिए। अब जरा सोचिए साथियों, अगर यही दारा कारक आपके नवमांश के चौथे घर में आकर बैठ जाए, जिसे हम ज्योतिष में सीधे सीधे सुख स्थान कहते हैं, तो इसे अपनी शादीशुदा जिंदगी का सबसे बड़ा जैकपॉट आप मानकर चलिएगा। जी हाँ, आपको एक ऐसा कमाल का लाइफ पार्टनर मिलने वाला है जो आपकी पूरी जिंदगी को खुशियों से इस कदर सराबोर कर देगा कि आप खुद को दुनिया का सबसे लकी इंसान समझने लगेंगे। शादी के बाद आपकी मेंटल पीस यानी मानसिक शांति तो बढ़ेगी, साथ ही गाड़ी और मकान का सुख भी रातों रात चमक उठेगा, क्योंकि आपके पार्टनर के पास खुद एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज या आलीशान गाड़ियां होने के पूरे पूरे योग बनेंगे। आपका पार्टनर आपके लिए इमोशनल सिक्योरिटी का एक ऐसा मजबूत स्तंभ बनकर खड़ा होगा कि जिंदगी के किसी भी मुश्किल से मुश्किल मोड़ पर आप आंख मूंद कर उस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपके घर का माहौल ईंट पत्थर से नहीं बल्कि भावनाओं की बेहद मजबूत दीवारों से बनता है। लेकिन हां, यहां पर एक बहुत ही जरूरी और नया सूत्र भी नोट कर लो। इस रिश्ते को हमेशा तरोताजा और खुशहाल रखने के लिए एक दूसरे को पर्सनल स्पेस देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। इस प्लेसमेंट का एक और जादुई असर सीधे सीधे आपके मातृ पक्ष यानी आपकी माताजी और आपके ननिहाल पक्ष पर भी पड़ता है। या शादी के बाद या तो आपकी माताजी की हेल्थ बहुत बढ़िया होने लगेगी या फिर उनके साथ आपके रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा गहरे और मजबूत हो जाएंगे। इसके साथ ही आपके पार्टनर का एक अनोखा स्वभाव भी देखने को मिलेगा कि वो घर की पुरानी और घिसी पिटी चीजों को भी हटाकर पूरे घर में एकदम मॉडर्न आर्किटेक्ट और लेटेस्ट लुक देने पर अड़ जाएंगे, क्योंकि चौथा घर घर का है, डेकोरेशन का है, वास्तु का है। वैसे आपके साथी अपनी खुद की मदर, माँ और अपने होम टाउन से भी दिल से जुड़े हुए होंगे। यहां तक कि शादी के बाद भी उनकी पहली प्रायोरिटी उनका
फीमेल है तो मायका रह सकता है, और मेल है तो उनका खुद का घर हो सकता है, शहर। लेकिन घबराइएगा मत, ऐसा आज के ज़माने में थोड़ा कम होता है, क्योंकि कमाने के लिए तो निकलना पड़ता है, मगर मन वहीं अटका रहता है। एक और कमाल का सूत्र यहां पर बनता है कि आपको एक ऐसा पार्टनर मिल रहा होता है जिसे इंटीरियर डिजाइनिंग, वास्तु, घर को सजाने की कला, और यहां तक कि पेड़ पौधे या गार्डनिंग का बहुत ही शानदार और गहरा नॉलेज और शौक होगा। कुछ पार्टनर्स होते हैं ना, जो घर ऐसे ही होना चाहिए, एकदम चीज़ें व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए, ये पिलो यहाँ किसने रख दिया, ये टॉवल यहाँ किसने छोड़ दिया, वो वाले होते हैं एकदम चूजी, और घर को एकदम बहुत ही सही तरीके से सिस्टमेटिकली सजा कर रखना चाहते हैं। और अगर ये कर्क राशि में आ जाए, क्योंकि चौथा राशि का मालिक की राशि कर्क राशि होती है कालपुरुष की कुंडली में, तो नवमांश में अगर ये कर्क राशि में आ जाए तो कहानी में एक और जबरदस्त ट्विस्ट आ जाता है। साथी, आपके साथी के दिल के भीतर भावनाओं का समंदर जो हिलोरे लेता ही है, साथ ही उनके मन के किसी कोने में एक आलीशान बंगले और लग्जरी गाड़ियों जैसी बड़ी भौतिक संपत्ति की एक बहुत ही छिपी हुई तड़प होती है, बड़ा सपना होता है। लेकिन यहां पर नाड़ी ज्योतिष का एक बहुत गुप्त सूत्र भी काम करता है। चंद्रमा यहां पर डेस्टिनी ब्रेकर की भूमिका निभाने लगता है, जिसके चलते आपके सीधे साधे पार्टनर पर या आप दोनों के खूबसूरत रिश्ते पर समाज की तरफ से बार बार झूठे और बेबुनियाद आरोपों की बौछार होने लगती है। और जब जब आसमान में सूर्य या चंद्र ग्रहण का समय आता है तो ये आपसी तनाव और ज्यादा सुलग उठता है। इस प्रिडिक्शन को पक्का करने के लिए उनके बैकग्राउंड को देखिएगा। आपके ऐसे जीवन साथी के जन्म स्थान या घर के आसपास कोई ना कोई नदी मिलेगी, कुआं, पानी का बड़ा स्रोत होना बिल्कुल तय है, वाटर सोर्स मिलेगा कोई ना कोई बड़ा। यहां पर एक और सटीक हिडन टिप भी दूंगा कि मुमकिन है कि उनकी खुद की सगी बुआ की मैरिड लाइफ में भी अतीत में काफी उथल पुथल या परेशानियां रही होंगी। बुआ जी की जिंदगी में देखिएगा मैरिटल लाइफ में तकलीफ मिलेगी। अब बात करता हूं साथियों, अगर आपकी कुंडली के 5वें घर में ये जाकर बैठ जाए, D9 में, ये घर शुद्ध प्रेम का घर होता है, जबरदस्त रोमांस का घर होता है, आपकी छुपी हुई कलात्मकता का घर होता है। अब जरा सोचिए कि अगर आपका दारा कारक ग्रह नवमांश के इस 5वें घर में आकर बैठ जाए तो आपकी लाइफ में तो पूरी फिल्म स्क्रिप्ट की तरह उतार चढ़ाव आ जाएंगे। आपका पार्टनर स्वभाव से इतना रोमांटिक, हंसमुख और जिंदा दिल होगा कि आप दोनों के बीच का बॉन्ड एकदम करण जौहर की फिल्मों की जैसे दिखने लगेगा। उन्हें कैमरे का रील बनाने का, तस्वीर खींचने का इतना ज्यादा क्रेज होगा कि सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिविटी देखते ही बनेगी। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी वो काफी आगे होंगे, या उनका करियर स्टॉक मार्केट, एजुकेशन सेक्टर या किसी तगड़ी क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो सकता है। और मजे की बात यह है कि उनके आते ही आपकी आर्थिक उन्नति का ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर भागने वाला होगा। प्यार जताने का उनका स्टाइल इतना अनोखा होगा कि वो हर रोज आपको रिझाने का एक नया तरीका ढूंढ निकालेंगे। कभी अचानक आधी रात को कोई सरप्राइज देंगे आपको, कभी उनकी कोई क्रिएटिविटी आपको दीवाना कर देगी। लेकिन इस पोजीशन का सबसे जादुई और दिल को छू लेने वाला सूत्र पता क्या है? ये पार्टनर आपके भीतर छुपे हुए उस मासूम बच्चे, यानी आपके इनर चाइल्ड को उंगली पकड़कर बाहर खींच कर लाएगा, जो शायद दुनिया की भागदौड़ में कहीं खो गया है। वो आपको खुलकर हंसना, बचपना करना और जिंदगी को पूरे जोश और उत्साह के साथ जीना सिखाएंगे, जिससे आपके रिश्ते में कभी बोरियत तो आ ही नहीं सकती। क्योंकि ज्योतिष में 5वां घर हमारे पिछले जन्मों के पूर्व पुण्य और अच्छे कर्मों का भी होता है। इसलिए नया रिसर्च का सूत्र यहां पर यह कहता है कि शादी के तुरंत बाद आपकी खुद की सोई हुई कलात्मक प्रतिभा, जो आर्टिस्टिक टैलेंट आप में है, जैसे आपका लिखना, संगीत का शौक, डिजाइनिंग का हुनर, अचानक से दुनिया के सामने आ जाएगा और आपको बहुत बड़े पैमाने पर नेम, फेम और मान सम्मान भी दिलाएगा। आपका पार्टनर सिर्फ आपकी जिंदगी में प्यार ही नहीं लाएगा, बल्कि वो आपकी बुद्धि को भी इतना तीखा और शार्प बना देगा कि आप लाइफ के बड़े बड़े फैसले पलक झपकते ही यो लेने लगेंगे। वैसे सट्टा बाजार, लॉटरी, क्रिप्टो करेंसी या शेयर मार्केट के सट्टात्मक निवेश में उनकी गहरी रुचि हो सकती है और उनकी किस्मत भी ये अच्छी सुधार सकते हैं ये फील्ड्स। और हाँ, एक और बिल्कुल अछूता और गुप्त सूत्र यहां पर नोट कर लो।
ऐसे लाइफ पार्टनर के कदम आपके जीवन में पड़ते ही आपकी खुद की इंटेलेक्चुअल और आध्यात्मिक कैपेसिटी एकदम से जाग उठेगी। यानी मंत्र साधना, पूजा पाठ, ज्योतिष या किसी भी गूढ़ रहस्यमय विद्या को सीखने की आपकी क्षमता बहुत तेजी से एक्टिवेट हो जाएगी। अब यहीं अगर D9 में, अगर लियो साइन में अगर आपका दारा कारक चला जाए तो समझ लो पूरी तरीके से राजसी ठाट बाट, स्टेटस, पावर और समाज में तगड़ी इज्जत की चाहत पर आकर टिक जाता है ये। हालांकि यहां पर एक छोटी सी चुनौती भी खड़ी होती है, और वो है आपके पार्टनर का बहुत बड़ा फ्रेंड सर्किल या उनका सोशल मीडिया पर भारी फेम। उनकी इसी पॉपुलैरिटी की वजह से कभी कभी रिश्तों में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आ सकती है। इस सिंह नववांश में अगर कहीं से भी शनि देव का थोड़ा सा भी प्रभाव या दृष्टि आ गया D9 में, तो शादी की बात चलते समय या शादी के बाद आपके पिता, ताऊ या चाचा की तरफ से रिश्ते में थोड़ी कड़वाहट या ईगो क्लैश देखने को मिल सकता है। लेकिन अंत में एक मजेदार प्रेडिक्शन पॉइंट आपको बताता हूं जो आपको अपनी डायरी में जरूर लिख लेना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में यह योग बन रहा है तो बहुत ज्यादा मुमकिन है कि ऐसे पार्टनर से आपकी पहली मुलाकात किसी घने जंगल में, किसी एडवेंचरस पहाड़ी यात्रा के दौरान, या फिर राजस्थान और नॉर्थ इंडिया के किसी बेहद प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन करते समय अचानक हो जाए। बहुत कमाल का सूत्र है। अब बात करते हैं उस घर की जिससे अक्सर लोग घबरा जाते हैं। जी हाँ, छठा भाव। अमूमन तो हम इसे वाद विवाद का, संघर्ष का, रोजमर्रा की चिक का घर मानते हैं। लेकिन जब आपका दारा कारक यानी आपके जीवन साथी का प्लेनेट इस छठे घर में आकर बैठता है तो इसका एक बहुत ही खूबसूरत और जादुई पहलू निकलकर सामने आता है। आप को यह सूत्र बहुत पसंद आएगा, नोट कीजिएगा कि यहां पर आपका लाइफ पार्टनर साक्षात एक हीलर बनकर आपकी जिंदगी में एंट्री लेता है। वो कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो दुनिया के दुख दर्द दूर करने के मिशन पर निकला हो, जैसे कोई डॉक्टर हो, साइकियाट्रिस्ट हो, एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो रीडर हो, या फिर एक धांसू मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकता है जो गिरते हुए लोगों को संभाल लेता है। वैसे एक सीक्रेट की बात यहां बताऊं तो इस छठे घर की नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज करने का ज्योतिष में एक बहुत ही गजब का प्रैक्टिकल थंब रूल भी है। आपको हमेशा यही सलाह दूंगा कि ऐसे जातक को किसी अनजान अजनबी से चटपट शादी करने की बजाय किसी ऐसे इंसान को चुनना चाहिए जिसको पहले से बहुत अच्छे से जानते हो, जिसका स्वभाव दूसरों की सेवा करने वाला हो, और तब देखिएगा कैसे उनकी शादीशुदा जिंदगी एकदम ट्रैक पर आ जाएगी और पूरे तरीके से विवाह में स्थिरता भी आ जाएगी। लेकिन हाँ, पॉडकास्ट पर यह सच बताना भी जरूरी है कि छठे भाव में दारा कारक होने से शादी का रास्ता कभी कभी मखमली या फूलों की सेज जैसा आसान नहीं होने वाला। यह आपके धैर्य और आपके सब्र की एक ऐसी कड़ी परीक्षा लेगा कि आप कभी कभी सोच में पड़ जाएंगे। दरअसल यहां पर प्रेम की परिभाषा ही बदल जाती है। यहां प्यार का असली मतलब सिर्फ अच्छे दिनों के साथ घूमना या सुख सुविधाओं का मजा लेना ही नहीं है, बल्कि जब लाइफ में असली फाइनेंशियल क्राइसिस आए, कोई गंभीर बीमारी दस्तक दे या समय का कुप्रबंधन, मिसमैनेजमेंट आपके पूरे रूटीन को बिगाड़ कर रख दे, तब एक दूसरे के सामने ढाल बनकर खड़े हो जाना और बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की सेवा करना ही इस रिश्ते की असली ताकत बन जाता है। और इसी घर का एक और बोनस पॉइंट भी है, वो पता है क्या है? छठे घर का जो दारा कारक होता है वो आपके जीवन से सारे के सारे गुप्त शत्रुओं यानी कि हिडन एनिमीज का नामो निशान मिटा देता है। आपके पार्टनर का विवादों को हैंडल करने का, कानूनी दावपेच को सुलझाने का तरीका इतना सटीक और लाजवाब होता है कि शादी के बंधन में बंधते ही आपके पुराने कोर्ट कचहरी के मामले या नौकरी बिजनेस से जुड़ी हुई जो भी पुरानी उथल पुथल चल रही थी वो एकदम जादू की तरह आपके अपने आप सुलझने लग जाती। वैसे आपका ये होने वाला जो लाइफ पार्टनर है इतना ज्यादा अनुशासित और समय का पक्का होगा कि उसकी पंक्चुअलिटी को देखकर आपकी जो थोड़ी बहुत सुस्त और लापरवाही से जीवन शैली और रूटीन होगा वो उसे सुधारने के लिए आपको पूरी तरीके से वो मजबूर कर देगी आपको उसकी आदत। अगर उनके प्रोफेशनल बैकग्राउंड की बात करूं साथियों, तो एक नया और बहुत ही सटीक सूत्र यहां पर यह कहता है कि ऐसा पार्टनर अपने वर्क प्लेस पर यानी अपने कार्यस्थल पर अक्सर लीगल मैटर्स,
टैक्स की बारीकियां या बैंक के लोन डिपार्टमेंट जैसी बड़ी जिम्मेदारियों को संभालता हुआ जरूर दिखेगा अपने घर में, अपने वर्क स्थल पर, या इन चीजों में वो इन्वॉल्व मिलेगा। और हां, उनके दिल में बेजुबान जानवरों और घर के पालतू पेट्स के लिए एक बेहद सॉफ्ट कॉर्नर और बेइंतहा प्यार हमेशा बना रहेगा। अब जरा यहीं पर समझिए कि अगर कन्या राशि में आ जाए नवमांश में, तो जहां पहुंचते स्थिति बिल्कुल अलग और सुपर क्रिटिकल मोड ले लेती है, क्योंकि ये पूरे तरीके से हमारे कड़े प्रारब्ध और कर्मों का ही एक डिपार्टमेंट है। इस नवमांश की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यहां पर प्रेम का जो नैसर्गिक राजा है यानी शुक्र देव, वो पूरे तरीके से सरेंडर कर देता है और काम करना बंद कर देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर ये रिश्ता क्या टिकेगा, और अगर टिकेगा तो कैसे टिकेगा? तो देखिए, यहां पर ये बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ तभी सरवाइव कर सकता है जब आप दोनों इस शादी को एक बहुत ही प्रैक्टिकल बिजनेस प्रपोजल की तरह ट्रीट करें, जहां कोई फालतू की फिल्मी और किताबी उम्मीदें ना हो, धरातल पर प्रैक्टिकल बातें हो, जब आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर व्यवहारिक रूप से लाइफ और करियर में आगे बढ़ने और साथ मिलकर ग्रो करने की मैच्योरिटी वाली मानसिकता रखेंगे, तभी ये रिश्ता फलेगा फूलेगा। और वैसे भी इस बात के बहुत ऊंचे चांसेस हैं कि आपके होने वाले पार्टनर के पास बिजनेस मैनेजमेंट की कोई बहुत बड़ी प्रोफेशनल डिग्री पहले से मौजूद हो। ये बहुत चांसेस है। चलिए बात करते हैं कि अगर 7वें घर में आ जाए D9 के दारा कारक, तो ये खुद विवाह, पार्टनरशिप और आपके सामाजिक दायरे का असली हेडक्वार्टर है। ये जगह, ये घर शादी का ही घर है। तो जब आपकी कुंडली का दारा कारक इस 7वें घर में आकर बैठता है, तो समझ लीजिए आपको एक पक्का बिजनेस माइंडेड और बातचीत की कला में एकदम उस्ताद लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, जिसे आप कभी बातों में जीत नहीं पाएंगे। और बहुत ज्यादा मुमकिन है कि शादी के बाद आप दोनों मिलकर कोई नया काम या कमाल की बिजनेस पार्टनरशिप भी शुरू कर दें, जो आपके करियर को आसमान की ऊंचाइयों पर लेकर जाए। आपका ये पार्टनर समाज में इतना पॉपुलर या सोशल मीडिया पर ऐसा जाना माना इन्फ्लुएंसर हो सकता है कि लोग उन्हें देखकर कहेंगे, वाह क्या बात। और इसी समझदारी की वजह से आपकी मैरिड लाइफ बिना किसी फालतू के ड्रामे के बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ेगी। यहां सबसे खूबसूरत ज्योतिष सूत्र यह निकल कर आता है कि जीवन के जिस भी हिस्से में आप खुद को अधूरा या इनकम्प्लीट महसूस कर रहे थे, वह आपका ये पार्टनर एक मिसिंग पजल की तरह एक ऐसा सटीक फिट होगा कि आपको भीतर से बिल्कुल पूरा और मजबूत कर देगा। यह रिश्ता किसी एक के झुकाव से नहीं, बल्कि बिल्कुल रथ के 2 पहियों की तरह, गाड़ी के पहियों की तरह आपकी तालमेल और बराबरी से चलता है, जो साझेदारी की असली पराकाष्ठा होती है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल और नया पॉइंट आपको यहां पर बताता हूं, जो अक्सर लोग पूछते हैं। इस पार्टनर के आते ही आपके सोशल सर्कल में एक तगड़ा सा फिल्टर लग जाता है, क्योंकि आपके जीवन से मतलबी और नकली दोस्तों को पहचान कर उन्हें सीधे गेट आउट कर देता है और समाज में आपकी एक गंभीर, मैच्योर और वजनदार छवि खड़ी कर देता है। इन्हीं लोगों से सीधे जुड़ने, पब्लिक डीलिंग करने और जबरदस्त नेटवर्किंग का गजब का शौक होता है आपके पार्टनर को। और इसका सबसे अनसुना सीक्रेट सूत्र यह है कि आपके पार्टनर के भीतर ऐसी कमाल की डिप्लोमेसी यानी कूटनीति होती है कि आपके बिजनेस के दुश्मनों और मार्केट के बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स को भी चालाकी से हंसते खेलते शांत कर देते, कड़ा जवाब देते हैं। और दोस्तों, अगर ये तुला राशि में ही आ जाए D9 में, तो उम्मीदों का ग्राफ सीधे 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इसकी सबसे बड़ी जादुई खासियत यह है कि अगर दुनिया या समाज आपकी शादी या आपकी पसंद का विरोध कर रहा है, तो यह नवमांश एक्टिवेट होते ही इस रूढ़िवादी दुनिया को ऐसा करारा कार्मिक तमाचा लगता है कि आपको अपनी सोच और औकात से कहीं ज्यादा आलीशान और परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल जाता है। बस एक बात का गांठ बांध लीजिएगा कि ये एक चर यानी मूवेबल नवमांश है, इसलिए इस रिश्ते में किसी भी तीसरे बाहरी इंसान या खुद अपनी आपकी मदर, मां का हद से ज्यादा दखल देना इस खूबसूरत ताने बाने और रिश्ते को पल भर में बिखेर भी सकता है। इसलिए थोड़ी सी बाउंड्री बनाकर रखना बेहद जरूरी है। यहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं साथियों, 8वें घर में अगर ये धारा कारक आकर बैठे,
और आठवें घर को हम हमेशा बड़े बदलावों यानी कि जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन का घर मानते हैं। और सोचिए जब आपका दारा कारक ग्रह सीधे इसी आठवें घर में आकर बैठ जाए तो शादी के बाद आपकी लाइफ में ऐसा यू टर्न आता है कि आप दंग रह जाते हो। मुमकिन है कि शादी से पहले आप बिल्कुल एक नॉर्मल कहे जाने वाले साधारण सी जिंदगी जी रहे हो, लेकिन जैसे ही फेरे होते हैं वैसे ही अचानक से धन लाभ, कोई बड़ी लॉटरी या फिर पैतृक संपत्ति के जरिए आपके पास पैसा ही पैसा आने के योग बन जाते हैं। आप जो लाइफ पार्टनर आपका होगा ना, उसकी रुचि ज्योतिष में, तंत्र मंत्र, ऑकल्ट साइंस, छुपी हुई विद्याओं में, अध्यात्म जैसी रहस्यमय विद्याओं में भी इतनी गहरी होगी कि उनका ये अंदाज आपके जीने का नजरिया ही पूरे तरीके से बदल देगा। यहां पर आपका रिश्ता कोई आम शारीरिक या सामाजिक समझौता नहीं रह जाता, बल्कि ये दो रूह आत्माओं का एक ऐसा गहरा मिलन बनता है जहां आपका साथी आपके दिल में छुपे हुए अनजाने डर, असुरक्षाओं से लड़ने के लिए आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इस प्लेसमेंट का सबसे जादुई और गहरा सूत्र पता है क्या है? वो ये है कि जब भी आपकी जिंदगी में कोई घनेरा अंधकार या अचानक से कोई बड़ा संकट आएगा तो आप दोनों बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के चट्टान की तरह एक दूसरे का हाथ पकड़कर, थाम कर खड़े हो जाएंगे और एक बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी चुटकियों में पार कर लेंगे। यही नहीं, आपका पार्टनर आपके भीतर सोई हुई उन छुपी हुई प्रतिभाओं और ताकतों को जगाकर बाहर निकालेगा जिनके बारे में शायद आप खुद भी अनजान थे कि अरे मेरे में टैलेंट था, मुझे पता ही नहीं था। और सुनिए, अष्टम भाव का एक और बिल्कुल नया और अनसुना सूत्र आपको देता हूं जिसे नोट कर लीजिएगा। आपका जीवन साथी आपको लाइफ के किसी भी मृत्यु तुल्य कष्ट या सबसे बड़े संकट से बाहर निकालने के लिए साक्षात एक ढाल बनकर हनुमान जी की तरह आपके हर संकट के आगे खड़ा हो जाएगा। पैसों के मामले में वो आपके पूरे फाइनेंशियल ऑडिट, टैक्स और गुप्त इन्वेस्टमेंट्स को, यानी हिडन जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उनको संभालने की सारी सरदर्दी खुद अपने कंधों पर ले लेगा, क्योंकि उन्हें अचानक से आने वाली मुसीबतों यानी क्राइसिस मैनेजमेंट को हैंडल करने में तो महारत हासिल है ही। जब घर के बाकी सब लोग घबराकर उनके हाथ पांव फूलने लगेंगे तब आपका पार्टनर बिल्कुल बर्फ की तरह शांत दिखेगा, बिल्कुल शांत दिमाग रखकर सबसे सटीक फैसला लेगा। और इसके साथ ही उनका आपके ससुराल पक्ष की वसीयत या प्रॉपर्टी को भी पूरी तरीके से जिम्मेदारी से मैनेज करना पड़ता है इनको। कुछ लोग होते हैं ना, ससुराल में भी उनको देखना पड़ता है क्योंकि उनके साले या पीछे कोई बैकबोन सॉलिड नहीं होती, जिन्हें कम ज्ञान होता है, या छोटे साले मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं आप में, और आपके भाई बहनों में काफ़ी लंबा गैप होगा या नहीं होंगे वो, तो इनको संभालना पड़ता है। घर जवाई नहीं कह रहा हूँ, घर जवाई की तरह ही उन्हें संभालना होगा, अपने ससुराल की जिम्मेदारों, काम को, पैसे को मैनेज करना होगा। अब अगर ये वृश्चिक राशि में आ जाए नवमांश में, तो ये तो अपने आप में और भी गहरे अंधकार और रहस्यों की एक ऐसी अबूझ पहेली बन जाएगा जहां शुरुआत में तो जीवन साथी को खोजने में बरसों बीत जाते हैं। आप थक हार कर जैसे ही उम्मीद छोड़ देंगे, ढूंढना बंद कर देंगे, वो बिल्कुल अचानक किसी अजनबी से मोड़ पर आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, जैसे उसके पीछे भागना बंद कर देंगे। इस नवमांश की एक टेढ़ी बात यह है कि यहां पर रिश्ते जुड़ते और टूटते भी बिल्कुल अचानक है, जिसका कोई ठोस कारण सामने नहीं आता है। आपके पार्टनर का रंग भले ही थोड़ा सांवला या डार्क कॉम्प्लेक्शन का हो, लेकिन उसका आकर्षण इतना सम्मोहक, इतना अट्रैक्टिव, इतना गजब का लुकिंग होगा, वो कलर से मैटर नहीं करता है, कयामत जैसा होगा कि आप उनकी तरफ खींचे चले रह जाएंगे। आप क्या, सभी अट्रैक्टिव। और यहां पर आपका ये पूरा रिश्ता किसी लॉजिक पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके अंतर्ज्ञान यानी आपकी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पर ही मजे से आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं उस जादुई प्लेसमेंट की जिसे सुनकर ही दिल खुश हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अगर D9 चार्ट के 9th हाउस में, जो D9 का भी नवा घर है, सीधे सीधे आपके भाग्य और कर्म का, धर्म का घर है। अब जरा सोचिए, अगर आपका दारा कारक ग्रह इस नवे घर में आकर बैठ जाए तो समझ लो कि आपका पार्टनर आपके लिए साक्षात एक भाग्य, आपका लक फैक्टर, सबसे बड़ा भाग्य विधाता बनकर आपकी लाइफ में आ रहा है। इधर आपकी शादी हुई नहीं और उधर आपका सोए हुए भाग्य का ताला रातों रात खुल जाएगा। आप जिस भी काम में हाथ डालोगे शादी के बाद, वहां सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। आपके होने वाला जीवन साथी न सिर्फ बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा और इंटेलेक्चुअल होगा, बल्कि उसके विचार भी बहुत धार्मिक और सात्विक होंगे।
एक और बहुत दिलचस्प बात यह है कि इस प्लेसमेंट में अक्सर आपकी शादी किसी दूसरे देश, बिल्कुल अलग कल्चर या फिर किसी दूसरी कम्युनिटी में होने के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाएंगे। इंटर मैरिज, इंटर कास्ट। और विवाह के बाद आपको लंबी दूर की यात्राएं भी, कहीं ना कहीं विदेश यात्राओं का भरपूर मजा मिलने वाला है। स्थान परिवर्तन हो सकता है, कहीं आना जाना पड़ सकता है, बहुत यात्राएं होंगी। तो ये कोई ऐरा गहरा या मामूली सा सामाजिक बंधन नहीं होगा, बल्कि इस रिश्ते का साक्षात ब्रह्मांड और ईश्वर का सीधा आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। आप दोनों एक ऐसे घुमक्कड़ कपल बन जाओगे जो लगातार नई नई जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, ट्रैवल करेंगे। और यकीन मानिए, आपकी हर एक यात्रा आपके जीवन को देखने के नजरिए को इतना बदल देगी कि आपकी सोच बहुत ज्यादा ब्रॉड और मैच्योर हो जाएगी। कुछ लोग होते हैं ना, स्पेशली अगर यहां पर मंगल का कनेक्शन बन जाए, तो वो जो कुछ लोग होते हैं ना, जो बड़ी सी एक एसयूवी खरीदते हैं, उसमें रात को रुकने के टेंट की व्यवस्था करते हैं, सारा उसमें छोटा सा एक मिनी किचन बनाते हैं, और लंबे लंबे टूर पे हस्बैंड वाइफ कपल जो है पहाड़ों पर निकल जाते हैं, जिन्हें एडवेंचर का शौक होता है, जिन्हें ट्रैकिंग का शौक होता है, ये वो कपल बनते हैं। आपका पार्टनर आपके पूरे धार्मिक और वैचारिक दृष्टिकोण को इस कदर रीप्रोग्राम कर देगा कि आप जिंदगी को एक नए चश्मे से देखने लगते हैं। और यहां पर एक बिल्कुल नया सीक्रेट पॉइंट नोट कीजिएगा। उनके आने के बाद आपके अपने गुरुओं, मेंटर्स या ऑफिस के जो बॉस हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ में संबंध इतने कमाल के हो जाएंगे कि समाज में लोग आपको एक गाइड या एक पथ प्रदर्शक, एक मार्ग प्रदर्शक के रूप में देखने लग जाएंगे। अगर उनके करियर या फिर प्रोफेशनल लाइफ पेंशन की बात करें, तो साथी का झुकाव हायर लर्निंग यानी पीएचडी या फिर गहरे रिसर्च वाले विषय की तरफ बहुत ज्यादा उनका झुकाव होगा। और मुमकिन यह भी है कि वो किसी न किसी बड़े धार्मिक या सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य मेंबर या ट्रस्टी हो। और एक और गजब का सूत्र आपको यहां बताता हूं कि जो बहुत कम आपको कहीं सुनने को मिलेगा, किताबों में नहीं मिलेगा। ऐसा पार्टनर न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके पिता के लिए साक्षात कुबेर का खजाना साबित होगा। आपकी शादी होते ही आपके पिता के जीवन में, उनके कामकाज में एक बहुत बड़ी प्रगति और ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही ये नवे भाव की ऊर्जा धनु के नवमांश से कनेक्ट होगी, यानी अगर 9th हाउस में नहीं, किसी भी घर में D9 में हो, लेकिन अगर धनु राशि में मिल जाए इस दारा कारक को, तो आपका जीवन साथी एक पक्के कॉस्मिक गाइड या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाले मोड में आ जाता है। अब उनकी एक स्वाभाविक आदत होती है कि उन्हें आपकी हर छोटी बड़ी बात में अपनी राय, अपनी सलाह और ज्ञान बांटना ही बांटना है। चाहे उन्हें उस सब्जेक्ट का ABCD भी पता नहीं होगा, पर लेक्चर पूरा दे देंगे। स्वभाव से वो, नेचर से वो समाज के दकियानुसी जो नियम होते हैं उनको बिल्कुल नहीं मानते और उन्हें दरकिनार करने वाले होते हैं। जैसे कि मुमकिन है कि वो पहले से डाइवोर्सी भी हो सकते हैं। शादी के बाद ये जो फायरी और अग्नि तत्व की एनर्जी है, ये अक्सर आप दोनों के बीच में कुछ समय के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की सिचुएशन बना देती है या फिर लंबी धार्मिक यात्राओं पर ले जाती है। जहां एक बात आपको मानकर चलनी होगी कि आपके पार्टनर के हर छोटे बड़े फैसले की डोर उनके खुद के पिता यानी आपके ससुर जी के हाथों में ही होगी। यानी वो है जो डैडी डैडी पापा पापा करते हुए शादी के बाद भी उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। अब बात करता हूं साथियों उस पावरफुल घर की जिसे हम कर्म स्थान या 10वां घर कहते हैं। क्योंकि अगर आपका दारा कारक नवमांश के 10वें घर में आकर बैठ गया ना, तो ज्योतिष के स्टूडेंट्स होने के नाते आपके लिए मैं रिसर्च के ये सूत्र कई बार प्रैक्टिकली मैंने ये देखा है कि कई लोग शादी से पहले बिल्कुल एक साधारण सी नौकरी कर रहे होते हैं, धक्के खा रहे होते हैं। जैसे उनकी शादी के 2-3 महीने बीतते हैं, अचानक से उनका भाग्य ऐसा पलट जाता है कि या तो उनकी कोई बड़ी सरकारी नौकरी लग जाती है या फिर कॉर्पोरेट में उन्हें बहुत बड़ा हाई पोजीशन का प्रमोशन मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी। असल में आपका जो लाइफ पार्टनर है वो अपने काम को लेकर इस कदर सीरियस, फोकस्ड और करियर ओरिएंटेड होगा कि वो कदम कदम पर आपको आपके बिजनेस या जॉब में आगे धकेलने के लिए मोटिवेट करेगा और आपके सोशल रिस्पेक्ट में 4 चांद लगा देगा। वो आपका पार्टनर कम और आपका सबसे बड़ा चीयर लीडर ज्यादा बनकर उभरेगा। जब भी आप अपने काम से थककर हिम्मत हार रहे होंगे या खुद को बिल्कुल डल महसूस कर रहे होंगे, तो वो अपनी गजब की पॉजिटिव एनर्जी और एक्साइटमेंट से आपके भीतर एक नया जोश फूंक देगा। जब भी आप करियर के किसी बड़े स्ट्रेस या तनाव से में फंसेंगे, तो एक सधे हुए कंसल्टेंट की तरह आपको
बेहतरीन प्रोफेशनल एडवाइस देकर उस दलदल से बाहर निकाल लाएगा, क्योंकि इस प्लेसमेंट में सिर्फ पार्टनर की हाँ में हाँ मिलाना या प्यार व्यार की बातें करना ही सच्चा प्रेम नहीं होगा, बल्कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर करियर की 7वीं ऊंचाई पर पहुंच जाना ही असली मोहब्बत यहां पर कहलाती है। इतना ही नहीं साथियों, ये पार्टनर आपके बिजनेस या फिर आपके कार्यस्थल वर्क प्लेस पर आपकी पब्लिक डीलिंग और आपकी पर्सनल ब्रांड वैल्यू को आसमान पर ले जाने का काम करता है। इसमें एक बिल्कुल नया और अनसुना सूत्र यह भी नोट कर लीजिएगा कि ऐसा पार्टनर आपके काम करने के ढीले ढाले ढर्रे में एक कड़ा अनुशासन, एक टाइम मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जैसी बारीकियां जबरदस्त तरीके से शामिल करवा देता है, जिससे आपकी कंपनी, आपके काम का पूरा इकोसिस्टम एक झटके में प्रोफेशनल हो जाता है और आपका बिजनेस जो है अगर है तो कई गुना फैल जाता है। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू भी है, वो ये है कि कई बार ये पार्टनर समाज में अपनी ड्यूटी, अपने काम और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपकी शादीशुदा जिंदगी से भी ऊपर रख देता है। इतना ज्यादा वर्कोहॉलिक हो जाता है, काम में इतना बिजी हो जाता है, काम का दीवाना हो जाता है कि कभी कभी आपको घर में अकेलेपन का एहसास भी होने लगेगा। और एक नया सूत्र यह भी कहता है साथियों कि आपका ये जो जीवन साथी है खुद अपने कार्य क्षेत्र में किसी बहुत बड़ी अथॉरिटी, जैसे कि कोई क्लास 1 का सरकारी अधिकारी, बड़ा ब्यूरोक्रेट या टॉप लेवल का मैनेजर की पोजीशन पर हो सकता है। वो आपके काम को भी उसी कॉर्पोरेट लेवल पर ले जाने में आपकी पूरी मदद करेगा। और अब यहीं पर हम एक अगर ये मकर राशि में आ जाए नवमांश में, तो ये एक सॉलिड अर्थ एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ये राशि जो है बहुत ही सॉलिड अर्थ एलिमेंट है। तो यहां पर आपके जीवन साथी का एटीट्यूड बिल्कुल एक राजा जैसा होगा। उसे इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा कि ये दुनिया या समाज उनके बारे में पीठ पीछे क्या बकवास कर रहा है। वो लोगों के जजमेंट और उनके तानों से पूरी तरीके से बेअसर और बेखौफ रहते हैं। इधर से सुना, इधर से निकाला, बाहर में जाए जनता, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सोच वाले। लेकिन हाँ, अगर सेहत के मोर्चे पर देखा जाए तो यहां पर ग्रहों की एक बड़ी चेतावनी छुपी हुई है, क्योंकि मकर का नवमांश के पार्टनर को पेट, लीवर, थायराइड या फिर डायबिटीज जैसी बीमारियां बहुत ही कम उम्र में बहुत तेजी से घेर लेंगी। इसलिए उनके खान पान पर आपको शुरू से ही सख्त नजर रखनी होगी। साथ ही ये नवमांश अक्सर आपकी जिंदगी में उम्र के और बहुत बड़े फासले यानी एज गैप वाले पार्टनर को लेकर आता है। आप में और आपके पार्टनर में एज का गैप होगा, या फिर आपका झुकाव जो है वो किसी डिवोर्सी व्यक्ति की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, जिसका पहले रिश्ता टूटा। इन सब के बीच में एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा कि इस प्लेसमेंट में समाज के सामने अचानक किसी गलतफहमी या किसी बात को लेकर बदनामी होने या आपकी साख खराब होने का एक बहुत बड़ा कार्मिक खतरा हमेशा सर पर मंडराता रहेगा। इसलिए आपको और आपके पार्टनर को सोशल लाइफ में बहुत ही फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाना होगा। ये मेरी एक पर्सनल राय है। अब बात करता हूं साथियों, अगर 11वें घर में दारा कारक आ जाए D9 के चार्ट में, तो सबसे बड़ा गेन हाउस है, यानी 11वां घर। देखिए, 11वां घर हमारी आमदनी, हमारे प्रॉफिट, हमारी लाइफ की बड़ी बड़ी इच्छाओं का घर होता है। जब आपका दारा कारक ग्रह इस 11वें घर में आकर बैठता है तो ये ज्योतिष का एक बहुत ही खूबसूरत और रईस योग बना देता है। इसका सीधा सा मतलब पता है क्या होता है? सीधा सा इसका मतलब ये होता है, आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिलने वाला है जो या तो खुद बहुत अमीर होगा या फिर किसी बड़े रसूखदार और खानदानी रईस परिवार से ताल्लुक रखता होगा। और जैसे ये पार्टनर आपकी जिंदगी में एंट्री लेगा, आपके पास पैसों के आने के रास्ते यानी इनकम के मल्टीपल सोर्सेज अब इतनी तेजी से बढ़ेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। और आपकी जो भी दबी छुपी हुई इच्छाएं, ख्वाहिशें थी ना, वो एक पूरी करके पूरी होने लग जाएंगी। इस प्लेसमेंट का एक बहुत ही जादुई और नया सूत्र भी आपको बताता हूं, जो आपको अमूमन किताबों में नहीं मिलेगा। शादी के बाद आपका पार्टनर आपकी उन पुरानी मासूम ख्वाहिशों को भी ढूंढ ढूंढ कर पूरा करेगा जिन्हें आप खुद बचपन में कहीं भूल चुके थे। यहां आप दोनों के बीच में कोई पारंपरिक पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं होता, जहां पर कोई हुक्म चलाए, बल्कि आप दोनों एक परफेक्ट टीम बन जाते हैं, जो ऐसे पक्के और सच्चे दोस्त जो कंधे से कंधा मिलाकर जिंदगी का सफर तय करते हैं। आपके पार्टनर को बड़े बड़े क्लब, एनजीओज और वीआईपी सर्कल्स का हिस्सा बनना बेहद पसंद होता है, और उनकी इसी खूबी की वजह से शादी के बाद उनका खुद का सोशल दायरा
सर्कल, समाज में प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो आपके जीवन में सिर्फ पैसे ही नहीं लेकर आते, बल्कि आपका एक ऐसा मुख्य सलाहकार बन जाते हैं जो आपको बड़े बड़े सामाजिक कार्यों, एनजीओ या कम्युनिटी के डेवलपमेंट से जोड़कर बड़े बड़े गोल्स को चुटकियों में हासिल करना सिखा देता है। और इसी 11वें घर की कालपुरुष कुंडली की राशि यानी कुंभ नवमांश को अगर हम देखें तो इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी सी मिस्टीरियस है। कुंभ नवमांश असल में हमारी पुरानी अधूरी इच्छाओं के अंत और एक तरीके के मोक्ष का घर माना जाता है, क्योंकि 12वें घर की तरफ बढ़ रहा है ये एनर्जी, जो सीधे तौर पर पिछले जन्म के किसी बहुत गहरे कार्मिक कनेक्शन को दिखाता है। अब यहां पर एक बहुत ही बारीक सी साइकोलॉजिकल और ज्योतिषीय मोड़ आ जाता है, जिसे आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। जब भी आपका दारा कारक कुंभ नवमांश यानी कुंभ राशि में नवमांश में आ जाए, तो शादी या रिलेशनशिप की शुरुआत में आपको अपने पार्टनर के प्रति एक ऐसा अंधा, पागलों वाला और तीव्र खिंचाव महसूस होगा। एक इलेक्ट्रीफाइंग कनेक्टिविटी, एक ऐसे खींचेगा उनकी पर्सनैलिटी आपको, कि आपको ऐसा लगेगा जैसे दुनिया थम गई है और बस यही इंसान ही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन ज्योतिष का नियम ये कहता है कि ये कहता है कि कुंभ इच्छाओं के विसर्जन की राशि है। इसलिए जैसे ही वो इंसान आपको पूरी तरीके से हासिल हो जाएगा, जब मिल जाएगा, ऑल ऑफ अ सडन आपका वो पागलपन, आपकी वो गहरी दिलचस्पी उनमें और अट्रैक्शन अचानक से गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस कार्मिक इच्छा का कोटा वहीं पूरा हो चुका है। अगर शारीरिक लक्षणों की बात करूं तो ऐसे पार्टनर के चेहरे पर आपको कोई ना कोई कट का निशान जरूर दिखेगा, चोट का, दाग का, या फिर एक बहुत बड़ा तिल साफ साफ तौर पर दिखने को मिल सकता है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे पार्टनर से आपकी मुलाकात कहां पर होगी, तो इसकी सबसे ज्यादा संभावना किसी बहुत बड़े फ्रेंड सर्किल के बीच में, सोशल मीडिया के जरिए, या फिर पानी के किनारे बने किसी खूबसूरत से कैफे या क्लब में हो सकती है। अब आखिर में बात करते हैं उस सबसे मिस्टीरियस और जादुई घर की, जिसे हम कुंडली का 12वां घर कहते हैं। आज के इस मॉडर्न जमाने में तो ये घर साक्षात विदेश की यात्रा का घर है। हाई लेवल के स्पिरिचुअलिटी का तगड़ा कॉम्बो माना जाता है। पुराने जमाने में ज्योतिषी भले ही इसे सिर्फ फालतू के खर्चों का और नुकसान का घर मानकर डराते थे, लेकिन बॉस, अगर आज के दौर में आपका दारा कारक ग्रह इस 12वें घर में आ गया है ना, तो इसे ईश्वर का एक बहुत बड़ा और खूबसूरत आशीर्वाद ही समझिए। ये पोजीशन साफ साफ इशारा ये करती है कि आपका होने वाला लाइफ पार्टनर या तो किसी 7 समंदर पार किसी विदेशी धरती से ताल्लुक रखने वाला होगा, या फिर शादी के फेरे लेते ही आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए किसी दूसरे देश में जाकर सेटल हो जाओगे। संभावनाओं की बात करूं तो आपका पार्टनर अंदर से बहुत आध्यात्मिक, एकदम शांत और अपनी ही धुन में रहने वाला एकांत पसंद इंसान हो सकता है। या फिर मुमकिन है कि उनका पूरा करियर और वर्क प्लेस किसी बड़े अस्पताल, कानूनी व्यवस्था, जेल या फिर किसी ऐसे दूर दराज के सीक्रेट और शांत इलाके से जुड़ा हो, जो आपके जीवन में एक बिल्कुल अलग लेवल का सुकून और ठहराव लेकर आएगा। ये एक ऐसा अनोखा बंधन है जो दुनिया की चकाचौंध और भौतिक सीमाओं से बहुत ऊपर होता है। यानी बाहर की दुनिया को आप दोनों का प्यार भले ही उतना शो ऑफ वाला न दिखे, लेकिन आंतरिक गहराई से आप जरूर जुड़े होंगे, और उस आंतरिक गहराई को सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। यहां पर बिना किसी शर्त के, बिना किसी दिखावे के, एक ऐसा पवित्र और रूहानी प्रेम आप दोनों में खड़ा होता है जो आपको अंदर से हील कर देता है। आपका पार्टनर आपके दिमाग में सालों से चल रहे पुराने मानसिक बोझ और चिंताओं के पल भर में उनको खाली करने में आपकी मदद करेगा, और आपके स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए एक ऐसे ब्रिज, एक ऐसे पुल का काम करेगा जो आपकी चेतना को एक हायर लेवल पर लेकर जाएगा। और इस भाव का सबसे नया और कमाल का व्यवहारिक जो सच है, प्रैक्टिकल सच क्या है यहां पर, इस पार्टनर के पैर आपके जीवन में जैसे ही पड़ेंगे ना, आपकी रातों की नींद का पूरा पैटर्न, आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन पूरे तरीके से बदल जाएगा। लाइफ में आते ही वो आपको ध्यान, मेडिटेशन, योग, डीप हीलिंग और यहां तक कि अलग अलग विदेशी कल्चर्स को बहुत गहराई से समझने के लिए अंदर से इंस्पायर करेंगे। अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं तो जहां आप पहले अंधाधुंध और अनियंत्रित खर्चे करते थे, वहीं पर यह पार्टनर आपके हाथ को थाम कर, रोक कर पैसों की फिजूल खर्ची को रोक देगा और आपकी वेल्थ को सही, सुरक्षित और गुप्त जगहों पर सही तरीके से चैनलाइज करेगा इन्वेस्टमेंट के जरिए से।
और यही आपका सबसे बड़ा मददगार साबित होगा। इस पार्टनर का झुकाव विदेशी भाषाओं को सीखने, मल्टीनेशनल कंपनियों यानी कि बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम करने या फिर इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में बहुत ज्यादा देखा जा सकता है। देखिए, ज्योतिष का सबसे सूक्ष्म और गहरा सूत्र यही कहता है कि ऐसा लाइफ पार्टनर सीधा आपकी स्लीप साइकिल और आपके सपनों की दुनिया को कंट्रोल करने की एक विशिष्ट ताकत रखता है, और उसके आपके जीवन में आने के बाद आपके पैसे खर्च करने का पूरा नजरिया बदल जाएगा। और वहीं अगर नवमांश में मीन राशि में आ जाए दारा कारक, तो यहां पर तो रिश्तों का राजा शुक्र खुद उच्च का होकर बैठ जाता है, जिसका मतलब है कि पार्टनर के दिल में आपके लिए गहरे समर्पण और निश्चल प्रेम की एक ऐसी पराकाष्ठा होगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा कैच भी है। बुध ग्रह के पूरी तरह कमजोर और निष्प्रभावी इसी जगह होने के प्रभाव की वजह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन यानी कि खुलकर बातचीत करने का डब्बा बिल्कुल गोल हो जाएगा, जो इस प्यारे से रिश्ते की सबसे कमजोर कड़ी बन जाता है। आपका पार्टनर अपने असली और गहरे इमोशंस को कभी खुलकर बयान नहीं कर पाएगा। वो सारे जज्बात केवल तभी बाहर निकल कर आएंगे जब या तो कोई जादुई वक्त होगा, ऊपर वाला ही कुछ कर ले, आशीर्वाद ही दे दे कोई ऐसा, या फिर किसी बड़ी वजह से गुड बाय कहने की अगर नौबत आ जाए जुदा होते वक्त। ये अक्सर खुद को बहुत बड़ा त्यागी और मैच्योर मानकर अपनी ही मर्जी से रिश्ते को लेट गो कर देने वाली होते हैं, यानी छोड़ देने वाले होते हैं, रिश्ते तक को छोड़ सकते हैं। और अगर उनके घर की बनावट को देखूं तो प्रैक्टिकल लाइफ में यह देखा गया है कि उनके घर का जो घर का जो मेन गेट है या दरवाजा जो है वो पक्का दक्षिण या दक्षिण पश्चिम यानी साउथ या साउथ वेस्ट दिशा की तरफ खुलता हुआ मिलेगा, जिसके ठीक आसपास कोई बहुत बड़ा स्कूल होगा, आलीशान मंदिर हो सकता है बड़ा सा, या फिर कोई नामी मेडिकल स्टोर जरूर होगा। देखिएगा आप चार्ट्स में। तो दोस्तों, ये था दारा कारक का सभी 12 भावों में एक छोटा सा लेखा जोखा। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस में आपके लिए लेकर आता रहूंगा, जानकारी भरे वीडियोस, और आशा करता हूं आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगले वीडियो में जब तक आपसे मिलूं तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। जय श्री राम।